दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र पीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 बीपीएससी के दृष्टिकोण से बिहार का इतिहास अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस खंड से कई प्रश्न बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आज के वीडियो में हम बिहार के प्राचीन इतिहास की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास हमें प्राचीन काल में पुरा पाषाण काल और ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक ले जाता है। उल्लेखनीय है कि बिहार के मुंगेर क्षेत्र से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। वहीं चिरांद जो कि सारण में है और चेचर जो वैशाली में स्थित है से नवपाषाण युग के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र का वर्णन भी मिलता है, जहाँ यहाँ के लोगों को कीकट या किरात कहा गया है। आर्यों के आगमन के साथ बिहार का इतिहास विधिवत प्रारंभ होता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। मिथकों के अनुसार मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। इससे पता चलता है कि बिहार के मगध क्षेत्र में व्रात्य रहते थे। हालांकि ऋग्वेद के अनुसार मगध के लोग क्षत्रिय वर्ण के थे और उन्हें आर्यों की दृष्टि से हीन समझा जाता था। आर्य उनको हीन इसलिए समझते थे क्योंकि वे वैदिक बलि को नहीं जानते थे। विदित हो कि कनिंघम ने बोधगया में ऐतिहासिक बोधगया मंदिर की खोज की। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन करके इंद्रशिला गुफाओं का भी पता लगाया, जिसे वेनसांग और फाहयान ने भी वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त कनिंघम ने राजगीर के पास प्राचीन नालंदा महाविद्यालय की प्रमाण भी खोजे। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए जो नालंदा के गौरवशाली इतिहास की पुष्टि करते हैं। बिहार शरीफ के पास घुसरावा गांव को कनिंघम ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में पहचाना। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ की खोज भी की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मानता है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। यह महाविहार प्राचीन शिक्षा और बौद्ध धर्म के केंद्रों में से एक था। अथर्ववेद में आधुनिक राजगीर या राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र का वर्णन भी प्राप्त होता है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कोढ़ को ठीक करने वाली औषधि का आविष्कार मगध की एक महिला चिकित्सक असुर मयारूप ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ वैदिक ज्ञान और परंपराओं का विस्तार हुआ। विदित हो कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय और विनय पिटक से प्राप्त होती है। जैन साहित्य में भी भगवती सूत्र बिहार का विस्तार से वर्णन करता है। दोस्तों आपको बता दें, दुनिया का सबसे पहला गणतांत्रिक शासन वैशाली बिहार में ही स्थापित हुआ था। यह गणराज्य समता और लोकतंत्र का प्रतीक था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि विदेह माधव सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। ये तथ्य भी बिहार की कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इसमें 16 महाजनपदों का अत्यधिक महत्व है। इन 16 महाजनपदों में से 3 यानी मगध, वज्र और अंग बिहार में अवस्थित थे। महाजनपदों का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में से प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, वज्र और अंग महाजनपद ज्ञान, शक्ति और संस्कृति के केंद्र बने। मगध, वज्र और अंग बिहार के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली महाजनपद थे। मगध महाजनपद का प्रारंभिक केंद्र राजगीर था, जो बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हुआ। अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार और संगठन में बौद्ध संगीति का अत्यधिक महत्व था। इन संगीतियों ने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित और प्रसारित किया। पहली बौद्ध संगीति के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। यह संगीति हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई और बौद्ध धर्म ग्रंथों के संकलन का प्रारंभिक प्रयास था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपन्न हुई। यह संगीति शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में अनुशासन को बनाए रखना था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बिहार में ही आयोजित हुई। इस संगीति का उद्देश्य महान अशोक सम्राट के संरक्षण में पूरा किया गया। इसके माध्यम से बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने की शुरुआत हुई। चौथी बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में कश्मीर में संपन्न हुई। यह कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई।
इसमें महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच विभाजन हुआ। अब हम चर्चा करेंगे जैन संगीतियों की। बिहार न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र रहा, बल्कि जैन धर्म के विकास और संगठन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों और सिद्धांतों के संकलन के लिए जैन संघ की संगीतियों का आयोजन हुआ। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। इस संगीत में जैनी, श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गए। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों के संकलन पर जोर दिया गया। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का बिहार के इतिहास में क्या स्थान था। बिहार की कोई भी परीक्षा हो, बुद्ध के जीवन और संबंधित अन्य बिंदुओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए बुद्ध से संबंधित परीक्षोपयोगी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राज परिवार में हुआ। यह पवित्र घटना नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर संपन्न हुई। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे और माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी वातावरण में हुआ। उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उन्हें माँ के समान स्नेह दिया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। विदित हो कि केवल 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखकर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 6 वर्षों की कठोर तपस्या और आत्म अन्वेषण के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के पश्चात वो बुद्ध कहलाए। ध्यातव्य है कि वर्ष 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का हर चरण मानवता के लिए बेहद प्रेरणादायक है। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध और उनके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक बेहद महत्वपूर्ण हैं। जैसे बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कमल है, उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। कौशल के राजा प्रसेनजित ने अपने परिवार सहित बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। यह घटना बुद्ध के प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ। इसमें उनके उपदेशों को व्यवस्थित और संरक्षित करने का प्रयास किया गया। भारतीय कला में बौद्ध धर्म का विशेष स्थान है। स्तूप, चैत्य और विहार जैसे स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी से संबंधित बिंदुओं की, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देख। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम यात्रिक कुल में हुआ था। उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरु में हुई थी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी की राजकुमारी भी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, जबकि पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। उनकी जामाता का नाम जामाली था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। उन्होंने 42 साल की उम्र में, यानी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। विदित हो कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को धर्म का आधार माना जाता है। यह धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, जो एक जैन अनुयायी के जीवन को सही दिशा देते हैं। जैन दर्शन से जुड़े 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों की शिक्षा दी, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन्हें अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन शुद्ध और धर्ममय होता है, ऐसा जैन साहित्य और जैन दर्शन कहता है। भगवान महावीर के पहले शिष्य जामाली थे। वो महावीर के उपदेशों को समझकर उनके अनुयायी बन गए और उनके साथ जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करने लगे। जैन धर्म में त्रिल या 3 रत्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये रत्न सत्य ज्ञान, सत्य आस्था और सत्य क्रिया हैं, जो एक जैन अनुयायी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक महाकवि घोषाल थे, जो महावीर के शिष्य थे, लेकिन कालांतर में उनके और महावीर के सिद्धांतों में भिन्नता आ गई। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को, जबकि 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी को माना जाता है। इन दोनों का उल्लेख जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। उस अध्याय की चर्चा जो न केवल बिहार के प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का एक मजबूत आधार भी है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की चर्चा करना परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, जिसका उल्लेख वैदिक और पौराणिक साहित्य में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के एक प्रमुख शासक जरासंध थे, जिनका विवरण महाभारत में भी प्राप्त होता है। जरासंध अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। मगध का सबसे प्रारंभिक उल्लेख हमें अथर्ववेद संहिता में मिलता है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतित। तैत्तिरीय ब्राह्मण चैप्टर 3.4.1 में मगध के लोगों के लिए तेज बेलने वाला कहा गया है। इस बात का संकेत देता है कि मगध का समाज मुखर और प्रभावशाली था। गौतम धर्मशास्त्र 4 और 17 और मनुस्मृति के अनुसार मगध के लोगों को एक मिश्रित जाति का द्योतक बताया गया है। इसे वैश्य पुरुष और क्षत्रिय महिलाओं के संग से उत्पन्न समाज के रूप में दर्शाया गया है। इस संदर्भ में इन्हें वैदिक परंपरा में निंदनीय भी कहा गया है। संखायन आरण्यक में कहा गया है कि मध्यमा प्रतिबोध का पुत्र मगध का निवासी था। यह प्राचीन ग्रंथ मगध की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष न केवल इसके राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की जटिलता को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के पहले वंश हर्यक वंश की। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार एक कुशल शासक और दूरदर्शी प्रशासक थे। उन्होंने मगध साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया और इसे उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक बनाया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य नीति में कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, से विवाह कर काशी को दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया। यह दर्शाता है कि बिंबिसार की कूटनीतिक समझ कितनी गहरी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो उस समय व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से उन्होंने अपने साम्राज्य का कुशल प्रबंधन भी किया। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को बुद्ध का उपचार करने के लिए भी भेजा था। इसके अलावा विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों के प्रमुख भी थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उनकी 492 ईसा पूर्व में हत्या कर डाली। यह घटना न केवल पारिवारिक विवाद का परिणाम थी, बल्कि मगध के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली थी। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से काशी नरेश प्रसेनजित क्रोधित हुए और उन्होंने काशी को मगध से वापस ले लिया। बाद में युद्ध और संधि के माध्यम से काशी पुनः मगध को प्राप्त हुई। अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वज्रा से विवाह किया। अपने मंत्री वत्सकार की मदद से अजातशत्रु ने वज्र संघ में फूट डाली और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। यह मगध के विस्तार में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके संरक्षण में ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात 460 ईसा पूर्व में उनका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और इसे गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित कर लिया। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश ने मगध को राजनीतिक और सामरिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया। आइए शिशुनाग वंश और उसके योगदान को विस्तार से समझते हैं।